स्टोरी आशिक की आशिकी चैप्टर 6 अक्षत का टशन। विश ने काशी के लिए कोई बहुत ही खतरनाक प्लान बना रखा था, जिससे काशी बेखबर थी और उसकी बातों में भी फंस चुकी थी। उसने विश की बात मान के राजस्थान जाने का प्लान भी बना लिया था। रात को ही सिया और काशी मुंबई से निकलने वाले थे। वो पहले ट्रेन से दिल्ली जाने वाले थे, उसके बाद दिल्ली से राजस्थान की फ्लाइट लेने वाले थे। काशी ने अक्षत के गार्ड्स को देख किया था और अब उसे उन सब से बचने का प्लान सोचना था। सिया भी काशी का भला ही चाहती थी, इसलिए वो भी विश की बातों में फंस चुकी थी और उसकी बात मान ली थी। रात को सबके सोने के बाद काशी विश के रूम में चली जाती है। गार्ड्स भी उसको वहां जाता देख लेते हैं और वो भी ज्यादा टेंशन नहीं लेते। काशी विश के रूम में जाके सीधा वॉशरूम में जाए कपड़े चेंज करती है और एक नर्स के गेटअप में बाहर आती है। वही दूसरी ओर सिया भी अपने रूम से एक वार्ड बॉय के गेटअप में बाहर निकलती है। गार्ड्स जो थोड़ी नींद में जा चुके थे वो ज्यादा ध्यान नहीं देते और सिया और काशी वहां से निकल जाते हैं। दोनों हॉस्पिटल से अलग अलग निकलते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अक्षत जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में बिजी था, वो ध्यान नहीं दे पाता और राणा भी उसी साथ ही था। काशी और सिया दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं और मिलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं और एक नज़र अपने पीछे छूटते शहर को देख के उनकी आंखें बह जाती है। लेकिन अभी उन्हें किसी भी तरह बाहर निकलना था, अक्षत से बचना था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ती है और आगे बढ़ जाती है। दोनों चेकआउट करके आगे बढ़ जाती है और फ्लाइट में चली जाती है। कुछ देर में उनकी फ्लाइट उड़ान भर लेती है और दोनों मुंबई को छोड़ देते हैं। वही मुंबई में कुछ टाइम के बाद अक्षत की मीटिंग खत्म होती है और मीटिंग ओवर होती ही उसे काशी को देखना था। वो टैब लेके काशी को देखने लगता है, लेकिन उसे काशी कहीं नहीं दिखती। उसका दिमाग जो हमेशा गर्म ही रहता था वो उबलने लगता है। उसकी हालत देख के राणा की भी हालत खराब होने लगती है। वो जल्दी से गार्ड्स को बोल के काशी के पास भेजता है, क्योंकि उनके ही पास कैमरा थे जिनसे अक्षत काशी को देख पाता था। गार्ड्स जल्दी से विश के वार्ड की ओर जाते हैं और अंदर जाके पूरे रूम को देख के ही उनकी पेंट गीली हो जाती है। विश उनकी हालत देख के खुश हो रहा था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो अक्षत से बोल देगा कि उसे काशी के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो है कहाँ और कहाँ गई। वो सोने का नाटक करता रहता है। अक्षत काशी को ना देख के गुस्से से पूरा काल हो जाता है। वो टैप को उठा के फेंक देता है और गुस्से से चीखता है, काशी, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, आज जरूर मिलेगी। और ऐसी सजा मिलेगी कि तुम फिर कभी भागने के बारे में सपने में भी नहीं सोचोगी। अक्षत गुस्से से बाहर निकल जाता है। राणा डोर ओपन करता है और सब लोग हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में पूरे हॉस्पिटल में अक्षत के गार्ड्स मार्च कर रहे थे। हॉस्पिटल आते ही अक्षत सीधा विश के वार्ड में जाता है, क्योंकि उसे लगा ही था कि इन सब में विश का जहर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जाते ही सीधे उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल के फेंक देता है और उसके दिल के पास जहां राणा ने गोली मारी थी वहां अपने हाथ से नोचने लगता है और विश दर्द से चीखने लगता है। लेकिन अक्षत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो टैप तक करता है जब तक विश मरने की कगार पे ना पहुंच जाए, लेकिन उसे जान से नहीं मस्त, क्योंकि वो उसके बहुत काम आने वाला था। विश की हालत अक्षत की वजह से खराब हो चुकी थी। उसने अक्षत का पागलपन देख लिया था और अब उसे डर लग रहा था कि अगर अक्षत को पता चल गया उसके प्लान के बारे में तो फिर उसका संकट तो कोई नहीं हर पाएगा। उसका सीधा नरक का ही टिकट कटेगा। अक्षत वार्ड से बाहर आता है और एक डॉक्टर को विश को ट्रीट करने को बोलता है ताकि वो जिंदा रहे। डॉक्टर भी विश की हालत के देख के काम जाती है, लेकिन अक्षत के चेहरे पे तो कोई सिकन तक नहीं थी। डॉक्टर विश का ऑपरेशन करने लगती है। वही अक्षत वार्ड से बाहर आके एक चेयर पे रहा की तरह पैर पे पैर रख के बैठ जाता है और राणा को इशारा करता है। वो दोनों गार्ड्स अक्षत के सामने खड़े थे और उससे रहम को भीख मांग रहे थे, लेकिन अक्षत तो अपने तब में उंगलियां नचा रहा था। वो टैब में देखते हुए ही बोलता है, राणा, मेरा टाइम वेस्ट करने की सजा तुम जानते हो ना। राणा हकलाते हुए बोलता है, जी हुकुम सा, हम अभी करते हैं आगे की कार्रवाई। राणा एक गार्ड्स को इशारा करता है और वो गार्ड्स कुछ ही देर में केरोसिन लेके हाजिर हो जाता है। दोनों गार्ड्स के मुंह में दवाई की बोतल भर दी जाती है और उनके हाथ भी बांध दिए जाते हैं और केरोसिन डाल के उनको आग लगा दी जाती है। कुछ ही देर में उनकी राख फर्श पे गिरी हुई थी। पूरा हॉस्पिटल स्टाफ वहां खड़ा सब देख रहा था, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि नजरें उठा के तो देख के। अक्षत अपनी जगह से उठता है और बाहर जाते हुए बोलता है, सब कुछ राख कर दो राणा। राणा कुछ कहने को होता है, लेकिन चुप रहने में ही सलामत समझता है और उसके पीछे निकल जाता है। कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट पे होते हैं और अक्षत का जेट दिल्ली के लिए निकल जसता है।
वही दिल्ली में काशी और सिया दिल्ली पहुंच के रेलवे स्टेशन चले जाते हैं और वही बैठ के इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेन कुछ घंटे बाद थी। उन्हें लगता था कि अक्षत उन्हें दिल्ली में ही ढूंढता रहेगा, लेकिन उनके ये नहीं पता था कि वो कहने को राजस्थान जा हुकुम सा था, लेकिन हुकूमत उसकी पूरे वर्ल्ड में चलती थी। अभी तो उन्होंने अक्षत का भी नहीं देखा था। जिस दिन रियल अक्षत उनके सामने आया तो उन्हें यमराज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सब अपने अपने में गुम थी और अक्षत अपनी अगली चाल भी चल चुका था। कुछ देर के इंतजार के बाद उनकी ट्रेन आ जाती है और वो राजस्थान के लिए निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब शायद उन्हें कभी अक्षत की शकल नहीं देखनी पड़ेगी, लेकिन उनको कौन समझाए कि उनकी चाहे जो भी इच्छा हो वो तो मारने के बाद भी अक्षत की ही मर्जी से पूरा होगी। अक्षत का जेट दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड करता है और वो जल्दी से बाहर आके अपने चॉपर में सवार हो जाता है। इस बार चॉपर पायलट की जगह वो खुद उड़ता है और राणा उसके साथ ही बैठा था और उसके तब में देखते हुए उसे काशी की लोकेशन बता रहा था। अक्षत की आंखें अभी भी लाल थी, उसे तो अभी भी काशी का खुद को छोड़ के जाना याद आ राज था। काशी ने सारी प्लानिंग सही की, सिवाय उसके कि उसने उस रात की आखिरी निशानी वो ब्रेसलेट अपने पास रख लिया था जिसमें जीपीएस लगा था और इसी वजह से अक्षत उसको ट्रैक कर पा रहा था। काशी उस ब्रेसलेट को हमेशा अपने पास रखती थी, इसलिए आज भी वो उसके पर्स में पड़ा था और घर जलने पे भी बच गया था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ट्रेन अपनी स्पीड से आते बढ़ रही थी कि अचानक ड्राइवर की आंखें फैल जाती है और साथ ही राणा की भी, क्योंकि अक्षत ने चॉपर ट्रेन के ठीक सामने रेलवे ट्रैक पे ही उतार दिया था और पूरे स्टाइल के साथ अपनी व्हाइट शर्ट की स्लीव्स फोल्ड किए, आंखों पे गॉगल्स लगाए, चॉपर का डोर ओपन किए स्टाइल से एक पैर बाहर करके बैठा था। ड्राइवर जल्दी से केएस के ब्रेक मार देता है, क्योंकि अक्षत का तो कोई प्लान उसे लग नहीं रहा था हटने का। ट्रेन एकदम से झटके के साथ रुकने लगती है, लेकिन पूरी तरह रुकते रुकते वो अक्षत के बिल्कुल पास तक पहुंच जाती है। ड्राइवर और राणा की हालत खराब हो चुकी थी कि टाइम पे अगर ट्रेन नहीं रुकी तो, लेकिन अक्षत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। सब लोग ट्रेन से बाहर आके देखने लगते हैं। तभी वहां एक साथ ढेर सारे चॉपर आ जाते हैं, मानो आसमान से बूंदों की जगह चॉपर ही बरस रहे हो। और जाके कपड़े पहने गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए बाहर आ जाते हैं और पूरी ट्रेन को खाली करने लगते हैं। काशी और सिया ने भी ये सब देखा था और अब उन्हें शायद अक्षत के पागलपन का एहसास हो रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, दोनों ही डर से बुरी राह कांप रही थी। अक्षत पूरे टशन से ट्रेन की बोगी में जाता है जिसने सिया और अक्षत थी। वो अंदर जाता है और काशी को सिया से अलग करता है। काशी उसे फिर से पकड़ने लगता है कि राणा आके सिया का हाथ पकड़ कर है। अक्षत कशीली कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है और उसे स्मेल करते हुए बेशर्मी से बोलता है, डार्लिंग आई मिस यू। इतना बोल के वो काशी को अपने कंधे पे उठा लेता है और उसे लेके चला जाता है। उसे चॉपर में बैठा के खुद भी आके बैठ जाता है और उड़ान भर देता है। उसके जाते ही गार्ड्स और राणा सिया के साथ निकल जाते हैं और ट्रेन के यात्रीगण भी वापस से अपनी ट्रेन में सवार होके निकल लेते हैं। CH-7 एक और मुसीबत। अक्षत काशी को अपने कंधे पे उठा के ट्रेन से बाहर आता है और उसे अपने चॉपर में लेके बैठ जाता है। काशी बार बार उसको रोते हुए मार रही थी, उसकी पकड़ से छूटने और कोशिश कर रही थी, लेकिन काशी की मार का अक्षत जैसे पत्थर पे कोई असर नहीं होता। वो काशी को लेके चॉपर में बैठ जाता है और उसका चॉपर राजस्थान के लिए उड़ान भर लेता है। काशी पीछे छूटती सिया को देखती रहती है। राणा सिया को लेके अपने आदमियों के साथ वहां से निकल जाता है। चौपर में सिया बार बार राणा को गुस्से से कुछ न कुछ सुना रही थी और काशी के बारे में पूछ रही थी, लेकिन पत्थर के साथ रहते रहते राणा भी पत्थर बन चुका था। सिया राणा को मारते हुए बोलती है, ओह बूढ़े अंकल, इज्जत से बता दीजिए कि आपके वो सो कॉल्ड राक्षस हुकुम सा चिंदी गिरी करके मेरी ब्यूटीफुल सिस्टर को कहाँ लेके गए हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। ये जो आपकी सफेद दाढ़ी है न, इसने ही फंदा डाल के आपको आपके हुकुमसा को फांसी से लटका दूंगी। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ तो। अरे मना, मेरी बहन ब्यूटीफुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके हुकुमसा आए और मेरी बहन को उठा के ले जाए। अरे थोड़ा इज्जत से आते, उनका हाथ मांगते, हम भी उन पे रहम कर देते। सिया अपनी बकबक किए जा रही थी, क्योंकि उसे जब भी डर लगता था वो ऐसे ही बकबक चालू कर देती थी, और अब भी वही हो रहा था। राणा पक रहा था, लेकिन सिया अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। उसको ये नहीं पता था कि अगर राणा का पारा हाई हुआ तो वो सिया को लो फ्लेम पे पकाएगा या हाई फ्लेम पे, ये तो खुद राणा को भी नहीं पता। राणा से जब और कंट्रोल नहीं होता तो वो अपनी गन निकाल के सिया के मुंह के अंदर डाल देता है। सिया का मुंह अब भी चलता रहता है।
राना अपने दांत पिसते हुए बोलती है, ए बावली छोरी, तेरे मुंह से एक भी शब्द निकला तो थारी जान तो मैं अपने हाथों से लूंगा। और यो के बूढ़ो बूढ़ो लगा राखियो से तेने एक बात कान खोल के सुन ले, इतनी चपड़ चपड़ मैं सिर्फ माहरे हुकुम सा की सुनी सू। एक चुप चाली उरे बैठी रहना तो तेरी या खोपड़ी और माहरी या बंदूक। सिया राणा की बात सुन के चुप होने की जगह और भी स्पीड से बकबक करने कैक जाती है, क्योंकि ये तो उसका बाय बर्थ डिफेक्ट था। वो कुछ कहने को होती है कि राणा दांत पिसते हुए उसके गर्दन के पास वाली नस को दबा के उसे बेहोश कर देता है और एक चैन की सांस लेता है। कुछ देर की उड़ान के बाद अक्षत का चॉपर एक बड़े से विला के रूफ पे लैंड करता है। अक्षत के गार्ड्स उसे देखते ही सिर झुका के खड़े हो जाते हैं और उसके लिए डोर ओपन करते हैं। अक्षत बिना भाव के बाहर आता है और काशी को अपनी गोद में उठा लेता है। काशी उसे चौपा उड़ाते हुए बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए उसने उसे बेहोश कर दिया था। सारे गार्ड सिर झुका के खड़े थे, किसी में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि एक नजर देख तो ले। अक्षत काशी को लेके लिफ्ट से नीचे आ जाता है और सीधे अपने मास्टर बेडरूम में जाके उसे बेड पे सुला के ब्लैंकेट से कवर करके बाथरूम में घुस जाता है। काशी इन सब से बेखबर आराम से सोती रहती है। कुछ देर बाद अक्षत एक टॉवल में बाहर आता है और सीधे चेंजिंग रूम में चला जाता है। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से रेडी हो चुका था। अक्षत बाहर जाने से पहले काशी के पास जाके बैठ जाता है और प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरने लगता है। उसके दिल और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था जो समझ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। ना ही उसकी आंखें कोई कहानी बयान करती थी और ना ही उसका चेहरा। वो काफी देर तक काशी के चेहरे को ऐसे ही देखता रहता है और फिर वहां से रूम को लॉक करके निकल जाता है। बाहर आके वो लंच करता है, क्योंकि लंच टाइम हो चुका था, और फिर सीधा जया काकी जो उसके विला में सभी सर्वेंट की हेड थी उनको काशी का ख्याल रखने का बोल के वहां ही निकल जाता है। राणा भी अब तक आ चुका था और उसने सिया को अंदर सुला दिया था। लेकिन गलत कमरे में, क्योंकि राणा अक्षत के कुछ टाइम बाद वहां पहुंचा था और तब तक अक्षत जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल रहा था। इसलिए जल्दी जल्दी नियॉन उसने सिया को सेकंड फ्लोर पे ही छोड़ दिया था, जो सिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था। राणा भी अक्षत के साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है। काशी और सिया दोनों ही सारी दुनिया से बेखबर आराम से सोई रहती है। शाम को 6 बजे विला के बाहर एक साथ 8-10 गाड़ियां एंटर करती है। कार के रुकते ही गार्ड्स बाहर आ जाते हैं और एक कार के बैक डोर को ओपन करते हैं। उसमें से एक नेवी ब्लू कलर का सूट पहने एक लंबा चौड़ा लड़का नजर आया है और सीधा विला के अंदर चला जाता है। वो लड़का अंदर जाता है और उसको देखते ही सारे सर्वेंट सिर झुका के उसको ग्रीट करते हैं। जया काकी को देख के वो लड़का उनके पास जाके उनके पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेता है और उनसे पूछता है, कैसी है आप काकी सा? अब भाई सा कब तक आने वाले हैं ऑफिस से? काकी बोलती है, मैं ठीक हूँ अबीर बाबा, और हुकुम सा कब तक आएंगे ये तो मैं भी नहीं जानती। वो आज ही विला वापस आए हैं। अबीर राठौर अक्षत का छोटा भाई, दिखने में उसी जैसा ही हैंडसम, एरोगंट, काली आंखें, हाइट में जॉन अब्राहम। लड़कियों से तो दोनों भाइयों को ही एलर्जी थी, लेकिन एक तो काशी के साथ ही खत्म हो चुकी है, दूसरे की किसके पास जाके खत्म होगी वो हम आगे जान लेंगे। अबीर सोफे पे बैठ जाता है और काकी उसे कॉफी दे देती है। अबीर आराम से अपने फोन में काम करते हुए कॉफी एंजॉय करने लगता है। वही रूम में सिया को होश आने लगता है। वो अपना सिर पकड़ के धीरे धीरे उठती है, क्योंकि उसे काफी दर्द हो रहा था। वो राणा को कोसते हुए गालियां देने लगती है। वो राणा को सुनते हुए बोलती है, उस बूढ़े ने मुझे किडनैप कर लिया, ऊपर से काशी दी का भी कुछ नहीं पता। कहीं वो मेरी दी से फिरौती तो नहीं मांगेगा, लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं है। फिर अपनी नजर घुमा के बोलती है, वैसे बूढ़े का घर तो बहुत अच्छा है, मतलब किडनैप करके रखा तो अच्छी ही जगह में है उसने मुझे। चलो कुछ काम तो अच्छा किया है उसने। उद्धरण चिन्ह। सिया अपनी ही धुन में थी कि तभी रूम का डोर धड़ाम से खुलता है और अबीर अंदर आता है। अबीर का ध्यान अपने फोन में था, जिससे वो सिया को देख नहीं पाया था, लेकिन अबीर को देख के सियाली आंखें चमक जाती है। उसने हैंडसम लड़के तो बहुत देखे थे, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही लड़कों को देख रही थी। वो अबीर को देख के अपनी आंखें सेकने लगती है, लेकिन किसी की प्रेजेंस अपने रूम में फील करके अबीर की आंखें छोटी हो जाती है, उसकी मुठ्ठियां बंद हो जाती है। वो नजरें उठा के देखता है और सिया को देख के उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो लंबे कदमों से सिया के पास जाता है और उसे एक झटके में खींच के खड़ा कर देता है और उसका गला पकड़ के दीवार से लगा के दबाने लगता है। अबीर एक एक वर्ड चबाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की और मेरे ही बेड पे सोने की? अबीर की हरकत से पहले ही सिया बुरी तरह डर चुकी थी।
और ऊपर से उसका गला दबने से उसे सांस भी नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी, लेकिन अबीर का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। सिया अबीर के गला दबाने से बेहोश हो जाती है, उसे सांस नहीं आ रही थी। सिया की बैंड आंखों को देख के अबीर उसे छोड़ देता है और सिया उसके ऊपर ही गिर जाती है। अबीर सिया को बेड पे धक्का दे देता है। उसे अब भी सिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना फोन उठा के काकी को कॉल करके बोलता है, मैं जब तक शॉवर लेके आऊं मेरा रूम साफ हो जाना चाहिए और जिसने भी ये किया है वो मुझे चाहिए अभी के अभी। उद्धरण चिन्ह। काकी जल्दी से आके कुछ सर्वेंट की हेल्प से सिया को दायरे रूम में लेके चली जाती है और डॉक्टर को कॉल करके बुला लेती है। डॉक्टर सिया को चेक करके कुछ मेडिसिन दे के चली जाती है। कुछ देर बाद अक्षत भी विला वापस आ जाता है और डॉक्टर को देख के उसकी आंखें आग उगलने लगती है। उसे लगा है कि कहीं काशी ने टी कुछ गजात कदम नहीं उठा लिया। वो जल्दी से अपने रूम की ओर भागता है और सीधे डोर ओपन करके अंदर घुस जाता है। लेकिन अंदर का नजारा देख के उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है। CH8 अक्षत की बेशर्मी। अक्षत जब घर में आता है तो उसे डॉक्टर घर से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं। डॉक्टर को घर में देखकर उसका दिमाग गर्म हो जाता है। वह जल्दी से काशी के रूम की तरफ भागता है, यह सोचकर कि कहीं काशी ने गुस्से में खुद को कुछ कर तो नहीं लिया है। लेकिन वो जैसे ही डोर ओपन करके कमरे में एंटर होता है उसके भौवें तन जाती है, क्योंकि सामने ही काशी बेड के पास बेहोश पड़ी हुई थी और उसके सिर से खून भी रिस रहा था। अक्षत जाकर जल्दी से उसको गोद में उठाकर बेड पर लेटा देता है और जोर से चीखता है, राणा अभी के अभी मुझे डॉक्टर्स की पूरी टीम विला में चाहिए। अक्षत की चीख इतनी जोरदार थी कि थर्ड फ्लोर से नीचे तक साफ सुनाई देती है। राणा और अबीर जो कि अपने अपने कमरे में थे वह भी उसकी चीख सुन के जल्दी से उसके रूम की तरफ भागते हैं। राणा ने ऊपर पहुंचते हुए ही डॉक्टर को कॉल करके वापस से विला में बुला लिया था। डॉक्टर हाफते हुए विदा के अंदर आती है, क्योंकि उसे अपनी जान बहुत प्यारी थी और इतनी जल्दी मरने का उसे कोई शौक नहीं था। राणा और अबीर अक्षत के रूम के बाहर ही रुक जाते हैं, क्योंकि उसके रूम में जाने की परमिशन उन लोगों को भी नहीं थी और अभी ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि वह दोनों अक्षत से कुछ भी कह सके, क्योंकि वह गुस्से में पागल हो चुका था। डॉक्टर जल्दी से अक्षत के रूम में जाती है और बेड पर लेटी हुई काशी को चेक करने लगती है। अक्षत डॉक्टर को इस तरह से घूर रहा था कि मानो कह रहा हो, अगर उसे जरा सी भी तकलीफ हुई तो तुम्हारी जान आज मेरे हाथों ही जाएगी। डॉक्टर डरती हुई काशी को चेक करने लगती है और वह उसके सर पर बैंडेज बांध देती है और बाकी का चेकअप करके अक्षत की तरफ मुड़कर बोलती है, हुकुम सा मैडम की तबीयत बिल्कुल ठीक है, ये स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है, आपको इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा। लगता है यह कुछ दिन से अच्छे से खाना पीना नहीं खा रही है और इस वजह से इनके अंदर कमजोरी भी आ गई है, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिए। अब मैं चलती हूँ, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल करके बता दीजिएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। अक्षत उस डॉक्टर को घूर कर देखता और वह अपने बोरिया बिस्तर समेट के तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर के जाते ही अबीर और राणा भी वहां से चले जाते हैं। अक्षत रूम का डोर बंद कर लेता है और अपनी शर्ट उतार के वही सोफे पर गिरा के काशी के पास आकर बैठ जाते हैं। वह अपने चेहरे को एक हाथ पे रखकर काशी को एकटक देखने लगता है। उसे आज भी वो रात याद है जब वो काशी से पहली बार मिला था। वह ना जाने कितनी देर तक काशी को ऐसे ही देखता रहता है और ऐसे ही करते करते उसे रात को नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग काशी की नींद ग्लास डोर से आ रही सूरज की किरणों से खुलती है। काशी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपना चेहरा उठाकर इधर उधर देखने लगती है। वह खुद को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जरा सा भी नहीं हिल पाती, क्योंकि अक्षत ने उसे बुरी तरह से झकर रखा था। काशी अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठा के देखती है और उसका कलेजा मुंह में आ जाता है। काशी की नजरें अक्षत के हैंडसम चेहरे पे ही टिक जाती है। वो खुद को अक्षत को देखने से रोक नहीं पाती। ऊपर से बिखरे बालों में वो और भी हैंडसम लग रहा था। काशी धीरे धीरे अपना हाथ उसके चेहरे पे ले जाके उसके बालों को साइड करने लगती है। थोड़ी देर उसके चेहरे को देखने के बाद उसकी नजरें उसके 8 एब्स पे चली जाती है। काशी अपनी नाजुक उंगलियों को उस पे फिरा के उसे फील करने लगती है। अक्षत अपनी आंखें बंद किए उसे फील कर रहा था। इन सब से बेखबर काशी अपनी ही धुन में थी। वो अपना हाथ और आगे ले जाने लगती है, लेकिन उसकी सीमा रेखा खत्म हो जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा वो हिल भी नहीं सकती थी। अक्षत ने उसे ऐसे पकड़ा हुआ था मानो उसके छोड़ते ही वो कहीं गायब हो जाएगी। काशी होश में आती है और खुद को अक्षत से छुड़ाने लगती है, लेकिन अक्षत से मज नहीं होता। उसे भी काशी को परेशान करने में मजा आ रहा था। वो चुपचाप ही लेता रहता है। काशी स्ट्रगल करके थक जाती है और ऐसे ही लेती रहती है। वो अक्षत को मन ही मन गालियां देने लगती है, आदमी है या बुलडोजर। हिलने का नाम ही नहीं है इनके पास तो ऐसे रहे हैं जैसे बरसों की नींद आज ही पूरी करनी हो इनको।
कुंभकर्ण कही के मन तो कर रहा है एरोप्लेन के पहिए में इनको लटका दूं, फिर परमानेंट ही सो जाएंगे, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा। काशी अपने ही ख्यालों में थी कि उसे फील होता है कि कोई चीज उसके कपड़ों के अंदर चल रही है। ये फील होते ही काशी की सांसें अटक जाती है। वो नजरें उठा के देखती है तो अब तक काफी देर हो चुकी थी। अक्षत उसके ऊपर आ चुका था और उसे अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। काशी की बची खुची हिम्मत भी उसको इतने पास देख के बलून पे बैठ के हवा में फूस हो जाती है। वो बड़ी मुश्किल से इतना ही बोल पाती है, ये क्या बदतमीजी है आपकी। अक्षत उसके चेहरे पे अपने नोट से रब करते हुए बोलता है, होने वाली धर्मपत्नी जी, अभी मैंने बदतमीजी की ही कहा है। मेरी पकड़ से तुम तब तक नहीं निकल सकती जब तक मेरी मर्जी ना हो। उद्धरण चिन्ह। वैसे अब जब तुम उठ ही चुकी हो तो चलो मैं तुम्हें शॉवर दिला देता हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि तुम बहुत कमजोर हो। तो एक अच्छे हस्बैंड की यही पहचान होती है कि वो अपनी वाइफ की हेल्प करे। काशी अक्षत की बात सुन के पूरी लाल हो जाती है। अब वो गुस्से से हुई थी या शर्म से, ये तो वो ही जाने। वो अपने नाजुक से हाथों से अक्षत की पत्थर जैसे सीने पे मारने लगती है। वो जोर से उस पे चिल्लाती है, आपको थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं। एक तो आप हम जबरदस्ती उठा के ये पता नहीं कौन से भूतिया महल में ले आए हैं, और अब आपको हमारे साथ नहाना है। अगर आपने हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपका खून कर दूंगी। वैसे भी मैं कुंग फू कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। अक्षत काशी की बात को हवा में ही उड़ा देता है और उसे गोद में उठा के बाथरूम में चला जाता है। काशी बस उसे गालियां देते ही रह जाती है लेकिन अक्षत को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर में बाथेरो का डोर ओपन होता है और अक्षत काशी को बेडरूम में लपेटे बाहर आता है। वो उसे बेड पे बैठा के उसके लिए कपड़े लेके आता है। अक्षत काशी के लिए एक फुल लेंथ ड्रेस लेके आता है। काशी बस उसे खुन्नस में घूर रही थी, क्योंकि भले ही अक्षत ने उसके साथ कुछ ना किया हो लेकिन देखा तो सब कुछ था, वो भी डिटेल्स के साथ। अक्षत काशी के बाथरोब की नॉट खोलने लगता है कि काशी उसका हाथ पैर के उसे रोक लेती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो अक्षत को रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, प्लीज। अक्षत वही रुक जाता है और उसके गाल पे हाथ रख के बोलता है, मैं अभी तो कुछ नहीं कह रहा, तुम्हारी बात मान लेता हूँ लेकिन शादी के बाद मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। अक्षत इतना बोल के चेंजिंग रूम की ओर इशारा करता है। काशी कपड़े लेके चली जाती है। कुछ ही देर में वो रेडी होके बाहर आती है। उस ड्रेस में वो एकदम खिले हुए गुलाब की तरह लग रही थी। अक्षत उसको पूरा रेडी करता है और उसे गोद में उठा के बाहर जाने लगता है। काशी उसको रोकते हुए बोलती है, ये क्या कर रहे हैं आप। थोड़ी बहुत शर्म है या नहीं आपको। मेरे पैर अभी सही सलामत है, मुझे चलना आता है। अक्षत उसको एक नजर घूर के देखता है। उसकी ठंडी निगाह देख के काशी सहम जाती है। अक्षय उसे लेके सीधे डाइनिंग एरिया में आता है और उसे अपनी गोद में लेके ही हेड चेयर पे बैठ जाता है। काशी को बहुत शर्म आ रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। कुछ ही देर में सर्वेंट की पूरी फौज उनके सामने नाश्ते की एक लंबी चौड़ी वैरायटी रख के चले जाते हैं। सारे सर्वेंट फीमेल ही थे लेकिन फिर भी कोई भी एक नजर उठा के भी काशी को नहीं देखता। काशी खाने को देखती है और उसका मुंह बन जाता है क्योंकि खाने में सब हिलती था उबली हुई सब्जियां, सूप और सैलेड के साथ और भी बहुत कुछ, जिनमें से काशी को कुछ भी नहीं पसंद था। काशी के बनते बिगड़ते मुंह देख के भी अक्षत के चेहरे पे कोई भाव नहीं आता। तब तक वहां अबीर और राणा भी आ जाते हैं। अबीर आके अक्षत से मिलता है, लेकिन काशी को कोई कुछ भी नहीं कहता क्योंकि ये अक्षत को रत्ती भर भी पसंद नहीं आने वाला था। सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। अक्षत ऐसे ही काशी को अपनी गोद में बैठा के ही नाश्ता करवाता है। कुछ देर में उनका नाश्ता होता है और सब लोग अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। अक्षत ने जाने से पहले काशी को अच्छे से धमकी दी थी कि वो घर से बाहर नहीं दिखनी चाहिए और उसे सिया के बारे में भी बता दिया था। काशी उनके जाते ही सिया की रूम में चली जाती है। जगह सिया आराम से दवाई के असर की वजह से सो रही थी। CH9 अक्षत की हैवानियत और अबीर का गुस्सा। अक्षत और बाकी सब के जाने के बाद काशी एक चैन की सांस लेती है और सिया के रूम में चली जाती है। वो जब गई तो सिया धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही थी। उसके गले पे अब भी अबीर की उंगलियों के निशान थे। उसे बहुत कमजोरी फील हो रही थी। काशी भागते हुए उसके पास जाती है और उसे उठने में हेल्प करती है। सिया काशी को देख के उसके गले लग के रोने लगती है। काशी उसके सर को सहलाने लगती है। उसकी भी आंखें नम थी, लेकिन उसे सिया के लिए खुद को मजबूत रखना था। काशी अपने नजर उठा के इधर उधर देखती है, ये चेक करने के लिए कि रूम में CCTV तो नहीं, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। लेकिन वो फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं कहती।
वो सिया को शांत करवा के उसे खुद को संभालने को बोलती है। सिया काशी से शिकायत करते हुए बोलती है, मुझे नहीं रहना यहाँ। ये लोग इंसान नहीं है, शैतान है। उस हैंडसम राक्षस ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो उस पे फ्लैट हुई थी, लेकिन वो तो मुझे ही फ्लैट करने चला था। एक बार हाथ आ जाए छोड़ूंगी नहीं उस पनौती को। सिया फिर से काशी को पकड़ के रोने लगती है। काशी के मन में यही चल रहा था कि उसे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है। वो अपनी और अपनी बहन की जिंदगी को नरक नहीं बनी देगी। लेकिन यह को सिक्योरिटी देख के तो वो बिना प्लानिंग के यह से निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वही ये सब कुछ अक्षत के साथ राणा और अबीर अपने सामने लगे एलईडी में देख रहे थे। तीनों के ही चेहरे पे कोई भाव नहीं था। अक्षत एक नजर अबीर को देखता है, मानो उससे कुछ एक्सप्लेनेशन मांग रहा हो। अबीर अक्षत को जवाब देता है, भाई मैंने ये सब जानकर नहीं किया। उस दिन उसे अपने बेड पे देख के मेरा दिमाग खराब हो गया, और आप तो जानते ही हैं ना, गुस्से पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए गुस्से में जो गया। मुझे नहीं पता था कि वो भाभी सा की बहन है। अक्षत कुछ नहीं बोलता, उसे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। राणा उन दोनों को देख के अपने मन में, गुस्से पे कंट्रोल हो। मुझसे पूछो मैंने खुद को कितनी देर से कंट्रोल कर रखा है, कितनी जोर से आई है मुझे, लेकिन हिल भी नहीं सकता। गुस्से पे भी कंट्रोल कोई कंट्रोल है। कंट्रोल तो इसे कहते हैं। बस एक बार बॉस मीटिंग के लिए जाए और मैं ठाली होने जाओ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत राणा के एक्सप्रेशन देख के बोलता है, कंट्रोल नहीं हो रहा तो दफा हो सकते हो यहाँ से, वरना अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो फिर तुम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अक्षत की बात सुन के राणा तुरंत उड़न छू हो लेता है। अबीर अक्षत को देखते हुए बोलता है, भाई मासी माँ ने बुलाया है। अक्षत अपने चेयर से उठते हुए बोलता है, उन्हें बोल दो हम आज रात को आ रहे हैं। और अबीर उसकी बात सुन के हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद दोनों ही मीटिंग के लिए चले जाते हैं। वही विला में काशी सिया को लेके बाथरूम जाती है। सिया को बाथरूम में लाके काशी उसे समझाती है कि उसे हिम्मत रखनी होगी, वो जल्दी ही वहां से निकलने का प्लान बना लेगी, लेकिन तब तक उसे खुद का ख्याल रखना होगा, और जो भी बात होगी वो ऐसे बाथरूम में ही करेंगे क्योंकि बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं। सिया उसकी बात पे हामी भर देती है। दोनों कुछ देर बाद बाहर आती है और सब नॉर्मल दिखाने की कोशिश करती है। वही ऑफिस में मीटिंग के बाद अक्षत और अबीर अपने केबिन में वापस आते हैं। तभी राणा एंटर करता है और उन्हें कुछ बताता है। पूरी बात सुन के ही दोनों की आंखें लाल हो जाती है। दोनों अपने केबिन से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही राणा भी। कुछ देर में उनकी कार एक गोडाउन के बाहर रुकती है। राणा डोर ओपन करता है और अक्षत शेड्स लगाए बाहर साथ है, और दूसरी ओर से अबीर भी बाहर आता है। दोनों अपने डाक ऑरा के साथ अंदर जाते हैं। सारे गार्ड्स सिर झुका के खड़े हो जाते हैं। तीनों अंदर जाते हैं तो सामने चेयर पे एक आदमी को बांध के रखा गया था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। अक्षत उसके सामने जाके चेयर पे राजा की तरह बैठ जाता है और उसे दोनों साइड अबीर और राणा खड़े हो जाते हैं। अक्षत राणा को इशारा करता है और राणा बर्फ सा ठंडा पानी उस आदमी के ऊपर डाल देता है। वो आदमी होश में आते हुए चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। वो आदमी सामने देखता है तो अक्षत उसे ठंडी निगाहों से देख रहा था। अक्षत को देख के वो आदमी थोड़ा सहम जाता है। अक्षत राणा को इशारा करता है। राणा गार्ड्स को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। गार्ड्स खोलता हुआ तेल लेकर आते हैं और उस आदमी की आंखों में डाल देते हैं। वो आदमी दर्द से चीखता है, लेकिन वहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है, लेकिन उसकी चीखें बंद नहीं होती। एक गार्ड आगे आता है और उसके हाथ पे पेचकस होता है, और एक दूसरा गार्ड उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है, और वो पहले वाला गार्ड उसके हाथों पे पेचकस चलाने लगता है। पूरे गोडाउन में उस आदमी की चीखें गूंजती रहती है। कुछ देर बाद वो गार्ड रुकता है और ब्लेड लेके उस आदमी के चेहरे और बॉडी पे चलाने लगता है। अब तो उस आदमी की चीखें भी बंद हो जाती है, उसकी सांसें बंद हो जाती है, और उसको उठा के एक्वेरियम में डाल दिया जाता है, और पल भर में पूरा पानी लाल हो जाता है और वो आदमी पिराना का खाना बन जाता है। उसके बाद वो तीनों भी वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर में उनकी कारों का काफिला विला के बाहर रुकता है, और अक्षत और कबीर बिना भाव के अंदर जाते हैं। राणा भी उनके पीछे चला जाता है। अक्षत सीधे अपने रूम में जाता है और पूरे रूम को देख के उसकी आंखें एकदम सर्द हो जाती है, क्योंकि काशी वहां नहीं थी। अक्षत रूम से बाहर आता है और काकी से काशी से बारे में पूछता है। वो उसे बताती है कि काशी और सिया दोनों ही टेरेस पे है। अक्षत सीधा टेरेस पे जाता है।
वही सिया और काशी इन सब से बेखबर आराम से बैठ के बातें कर रही थी। अक्षत गुस्से से उबलते हुए टेरेस पे जाता है और बिना कुछ बोले ही काशी को अपनी गोद में उठा के नीचे आ जाता है। ये सब उसने इतनी जल्दी किया कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। काशी की तो उसकी हरकत से बोलती ही बंद हो जाती है। वही सिया भी मुंह फाड़े देखती रहती है। उसके बाद सिया भी लिफ्ट से नीचे आ जाती है। वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर आती है सामने से आ रहे अबीर से टकरा जाती है, लेकिन अबीर उसे बिल्कुल नहीं संभलता। सिया की कमर में चोट लग जाती है और उससे उठा भी नहीं जाता, लेकिन अबीर चुपचाप अपने फोन में लगा रहता है और सिया के उठने का इंतजार करता है। क्योंकि सिया लिफ्ट के रास्ते में सीधी गिरी थी तो अबीर का जाना पॉसिबल ही नहीं था। काफी देर होने पे भी जब सिया नहीं उठती तो अबीर जिसे से उसकी बाजू पकड़ के खींच लेता है और सिया की दर्द से चीख निकल जाती है। सिया से खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। अबीर उसे दूर करने लगता है लेकिन वो फिर गिरने लगती है, इसलिए अबीर दांत पिसते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और सीधा ग्रस्त रूम में जाके उसे बेड पे पटक के आ जाता है और जोर से काकी को आवाज देता है। सिया की आंखें उसकी हरकत पे फिर से पनीली हो जाती है, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करती है। काकी उसके पास आ जाती है और उसे दवाई देती है और उसकी कमर में भी ऑइंटमेंट लगा देती है। सिया अबीर की हरकत के बारे में सोच सोच के अंदर ही अंदर सिसक रही थी। वो अबीर को कोसते हुए बोलती है, इस घर में भगवान ने ब्यूटी तो दी सारे लड़कों को, लेकिन थोड़ी अकल देना तो भूल ही गए। इनको ये तक नहीं पता कि किसी लड़की से कैसे पेश आया जाता है। बस आया ऑर्डर, झाड़ा और निकलो। खुद को समझता क्या है वो गूंगा भूत राक्षस कड़वा करेला। जब देखो तब जहर ही उगलता रहता है सपोला कहीं का। कोई मेरी जैसी क्यूट और ब्यूटीफुल लड़की के साथ ऐसा करता है, लेकिन नहीं, इसको तो तमीज ही नहीं है। इस तो मैं मर्डर के चार्ज लगवाऊंगी और परमानेंट अंदर करवाऊंगी, फिर सड़ता रहेगा जेल में और चक्की पिसता रहेगा और मैं बाहर बैठ के आराम से पॉपकॉर्न खाऊंगी। इसकी तो मैं पिस पीस के चटनी बना दूंगी, लेकिन इसके साइज की तो मिक्सी बनवाने में ही मेरे सारे पैसे लूट जाएंगे। मैं क्यों उस अड़ियल पे अपने पैसे वेस्ट करूं। जा सिलबटे पे पीस दूंगी। आया बड़ा मुझसे पंगे लेने वाला। मेरा नाम भी सिया है, अगर तुम्हें तुम्हारी परनानी ना याद दिलाई तो तुम भी क्या याद रखोगे। उद्धरण चिन्ह। वही अक्षत काशी को लाके सीधे बेड पे फेंक देता है और खुद उसके ऊपर आके उसके जबड़े को अपने हाथों में बंद करके बोलता है, आज के बाद जब भी मैं घर आऊं तो मुझे रूम में मिलनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इतना बोल के वो उठता है और कबर्ड से एक बैग निकाल के उसको देते हुए बोलता है, अभी के अभी ये पहन के आओ, हमें बाहर जाना है। अक्षत इतना बोलने बाथरूम में जाने लगता है कि पीछे से काशी उसे गुस्से से जवाब देती है, और अगर मैं आपकी बात ना मानूं ये ना पहनी तो। अक्षत काशी को अपनी लाल आंखों से देखता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। CH10 बेदर्द राठौर। अक्षत जबरदस्ती बिना वार्निंग दिए ही काशी को उठा के ले आता है और उसे अच्छी खासी धमकी भी दे देता है। उसके बाद इसे एक बैग देते हुए जल्दी से रेडी होने को बोलता है। काशी जो गुस्से से उबाल रही थी वो उसको जवाब देती है, और अगर मैं तुम्हारी बात बा मानूं और ये ना पहनूं तो। काशी की बात सुन के अक्षत के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वो अपना टॉवल सोफे पे फेंक देता है और काशी की ओर बढ़ने लगता है। काशी उसकी ठंडी निगाहों से डरने लगती है और बैट पे ही पीछे खिसकने लगती है। अक्षत उसके पास आता है और साइड टेबल से एक रिमोट उठा के पूरे रूम को लॉक कर देता है। डोर विंडो सब लॉक हो जाते हैं और कर्टन्स भी गिर जाते हैं। पूरे रूम में अंधेरा हो जाता है और एक डीम लाइट ऑन हो जाती है। अक्षत काशी का पैर पकड़ के खींच लेता है और उसकी कमर पकड़ के उसे खुद से चिपका लेता है। काशी उससे छूटने की कोशिश करने लगती है क्योंकि अक्षत के हाथ उसके कुर्ते की ओर बढ़ रहे थे। काशी की सांसें ही अटक जाती है। अक्षत उसके बालों में हाथ डाल के उस चेहरा ऊपर करता है और अपनी नीली आंखों से उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, होने वाली धर्मपत्नी जी, एक बात गांठ बांध लो। तुम्हें सारी जी दागी मेरे साथ ही रहना है तो अभी तुम जान लो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे ना तो मेरी बातें रिपीट करने की आदत है और न ही मैं किसी को दूसरा मौका देता हूँ। इतना बोलते ही वो काशी की ड्रेस को फाड़ देता है। काशी अपने हाथों से खुद को कवर करने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अक्षत को धक्का देके पलट के खड़ी हो जाती है, लेकिन अक्षत के बेदर्द दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उस बैग से एक सुंदर सी रेड कलर की साड़ी निकलता है और काशी को पहनने लगता है। काशी उसे रोकते हुए बोलती है, प्लीज मैं खुद कर लूंगी। अक्षत उसके पेट पे हाथ रख के उसे खुद से सटा देता है। उसके छूते ही काशी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंखें बंद हो जाती है।
अक्षत उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोलता है, गलती की है तो सजा भी मिलेगी और तुम्हारी सजा यही है धर्मपत्नी जी। अक्षत काशी को पलट देता है और उसे साड़ी पहनाने लगता है। काजी एक नजर भी उसको नहीं देखती। उसे अक्षत पे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन वो अभी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, बस अंदर ही अंदर सिसकने लगती है। कुछ देर में अक्षत काशी को पूरा रेडी कर देता है और अपनी डरावनी आवाज में उसको आंखें खोलने को बोलता है। काशी डरते हुए अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से एक बूंद आंसू अक्षत के हाथ पे गिर जाता है। अक्षत की नजरें जो अभी खिले हुए फूल को देख के चमक रही थी वो एकदम से कठोर हो जाती है। वो काशी के चेहरे को अपने हाथों में दबाते हुए बोलता है, अपने आंसू कभी मत बहने देना, क्योंकि नफरत है मुझे इन आंसुओं से। अगर आज के बाद मैंने तुम्हें रोते देखा तो इसकी कीमत तुम्हारी फैमिली को चुकानी पड़ेगी। काशी उसकी बातें सुन के सहम जाती है और अपने आंसू पोंछ लेती है। अक्षत उसको छोड़ के बाथरूम में चला जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है और खुद को शांत करने लगता है। काशी के आंसू देख के ना जाने क्यों उसे इतनी तकलीफ होती थी। उसका दिल करता था मानो अभी पूरी दुनिया को ही आग लगा दे। कुछ देर में वो खुद को शांत करते हुए बाहर आता है। काशी अब भी वही बेटी हुई थी। अक्षत उसे एक नजर देख के चेंजिंग रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में वो रेडी होके बाहर आता है और अपने बाल बनाने लगता है। कुछ देर में वो पूरी तरह से रेडी होके काशी का हाथ पकड़ के उसे के जाने लगता है। काशी अपनी जगह से उठती भी नहीं है। वो नजरें झुकाई बोलती है, कहाँ जा रहे हैं हम? अक्षत खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है, हम हवेली जा रहे हैं क्योंकि मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। अब और कोई सवाल नहीं, चुपचाप चलो। काशी वैसे ही बैठे बोलती है, मैं सिया के बिना नहीं जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत काशी का हाथ पकड़ के उसे खींचता है और दुबर से लगा के उसके दोनों बाजू कस पकड़ के दांत पिसते हुए बोलता है, वो भी जाएगी हमारे साथ। हम सब जा रहे हैं। और हाँ, तुम्हें सिर्फ मुझसे मतलब होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सब कुछ अब से मैं हूँ। सिर्फ मैं। आज के बाद कभी किसी के लिए थोड़ा भी कंसर्न मैंने देखा तुम्हारी इन आंखों में तो उस इंसान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, फिर वो चाहे तुम्हारी बहन ही क्यों ना हो। बात आई समझ? काशी उसकी बातों से अंदर तक सहम जाती है और डरते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अक्षत काशी को लेके बाहर आ जाता है जगह राणा और अबीर उनका ही वेट कर रहे थे। अक्षत काशी को लेके जाते हुए अबीर को सिया को लाने का बोलता है। राणा अक्षत के साथ चला जाता है और अबीर दांत पिसते हुए रह जाता है, क्योंकि उसे तो लड़कियों के नाम से ही चीड़ होती थी और उषा भाई उसे यह फंसा के चला गया था, लेकिन अब बेचारा कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अपने भाई की बात मानने के सिवाय वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। अक्षत बाहर आता है और राणा उसे किए कार का दूर ओपन करता है। काशी एक नजर पीछे मुड़ के अंदर बैठ जाती है और फिर अक्षत भी। राणा कार ड्राइव करने लगता है और उनकी कार हवेली के लिए निकल जाती है। वही विला में अबीर पैर पटकते हुए सिया के रूम में जाता है। सिया जिसको गिरने से चोट लग गई थी वो दवाई की वजह से आराम मिलने से सो चुकी थी। अबीर उसको देख के दांत पिस लेता है। वो उसके पास जाके पानी का जग उठा के पूरा का पूरा उसके ऊपर डाल देता है। सिया एकदम से डरते हुए उठती है, लेकिन सामने खड़े अबीर को देख के उसकी और भी हालत खराब हो जाती है डर से। वो एक तक नीचे देखने लगती है। अबीर दांत पिसते हुए बोलता है, 5 मिनट है तुम्हारे पास, रेडी होके बाहर आओ। अबीर इतना बोल के चला जाता है और सिया वही बेटी उसकी बात सोचते रहती है। अबीर बाहर हॉल में उसका वेट करने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि 5 के भी 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी। अबीर गुस्से से लंबे लंबे कदम कट हुए सिया के रूम में जाता है और उसकी काली आंखें आग उगलने लगती है, क्योंकि सिया अब भी वैसे ही बैठी हुई थी। अबीर उसके पास जाके गुस्से से उसकी बाजू पकड़ के उठाते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई क्या? अबीर के इतने जोर से पकड़ने से सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अबीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। वो दांत पिसते हुए बोलता है, अब कुछ बोलोगी भी? सिया आंखें बंद किए दर्द को सहते हुए बोलती है, मेरे पास कपड़े नहीं है। अबीर उसको बेड पे धक्का देते हुए बोलता है, पहले नहीं बोल सकती थी, इतनी देर से मुंह में दही जमा रखा था। इतना बोल के वो रूम से बाहर चला जाता है। अपने असिस्टेंट को कॉल करके कपड़े मंगवाता है। अंदर सिया अपने हाथ और कमर को पकड़े रोती रहती है। कुछ देर में अबीर अंदर आता है और अपने साथ लाया बैग उसको देते हुए होता है, जल्दी रेडी होके बाहर आओ। अबीर चला जाता है और सिया बड़ी मुश्किल से रेडी होने लगती है। अबीर हॉल में ही उसका वेट करने लगता है, लेकिन सिया को आने में काफी टाइम लग रहा था।
वो फिर गुस्से से यूज रूम की ओर जाने लगता है कि उसे सीढ़ियों से सिया आती हुई दिखाई देती है और उसकी नजरें सिया पे ही रुक जाती है। सिया ब्लैक कलर की साड़ी में आंखों में शर्म लिए बड़ी ही नजाकत से नीचे आ रही थी। रोने की वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था और वो गुलाबी हो चुकी थी। अबीर भी एक पल को उसमें खो जाता है। सिया उसके पास आके खड़ी हो जाती है। सिया की प्रेजेंस से अबीर अपने होश में आता है और बाहर चला जाता है उसको बोल के। सिया घिरे घिरे बाहर आती है और उसकी कार में जाके बैठ जाती है और उनकी कार हवेली के लिए निकल जाती है।